Hello students, welcome to our video lecture classes. Now, in previous class we have already discussed about greenhouse, what is greenhouse, definition of greenhouse and the effect of greenhouse, advantages of greenhouse और ग्रीन हाउस के टाइप हमने देख लिए थे. ठीक है, अब हम प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस भी हमने देखा था. लाइट देख लिया था, टेम्परेचर देख लिया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लिया था, वेंटिलेशन देख लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया था. ठीक है, और फैन एंड पैड कूलिंग भी देख लिया था, फॉग कूलिंग भी देख लिया था हमने. एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम हम देखते हैं. ठीक है, आज एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है. एक्सेस हीट कैन बी अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द विंटर. विंटर नाम से लग रहा है कि विंटर मतलब ठंड के समय, मगर उसमें भी एक्सेस हीट भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है ग्रीन हाउस के अंदर. क्यों? क्योंकि विंटर में जो ग्रीन हाउस होता है वो सारी की सारी हीट जो होती है वो ट्रैप कर लेता है. ठीक है, अब जब हीट ट्रैप कर लेगा तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अनइवन ट्रैपिंग होती है. ठीक है, अनइवन टेम्परेचर होता है, मतलब नीचे कुछ और ऊपर कुछ. तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करते हैं हम, एक्टिव विंटर कूलिंग करते हैं. इन द विंटर द एम्बिएंट टेम्परेचर विल बी बिलो द डिजायर्ड टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस. तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब आसपास का जो वातावरण का जो टेम्परेचर है विंटर में, इन द विंटर द एम्बिएंट टेम्परेचर विल बी बिलो द डिजायर्ड टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस. तो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है. Owing to the greenhouse effect, the entrapment of solar heat can raise the temperature to an injurious level if the greenhouse is not ventilated. यदि ग्रीन हाउस अच्छे से वेंटिलेशन हम प्रॉपर ग्रीन हाउस में नहीं देंगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस जो हीट को ट्रैप करती है उसके कारण ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि इंजूरियस जो पौधे हैं इसके अंदर जो लगे हुए हैं उसको इंजरी तक हो सकती है. So the actual process in winter cooling is tempering the excessive cold ambient air before it reach the plant zone. तो एक्चुअल में एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, कूल एयर और जो वार्म एयर है उसकी टेम्परिंग करते हैं, मतलब उसको मिक्स कर देते हैं ताकि टेम्परेचर एक समान बन जाए. Otherwise, hot and cold spot in the greenhouse will lead to uneven crop timing and quality. अदरवाइज क्या होगा, आधे में हॉट आधे में कोल्ड, तो अलग अलग हॉट एंड कोल्ड स्पॉट बन जाएंगे अगर हम अच्छे से कोल्ड एयर और वार्म एयर को मिक्स नहीं करेंगे तो दिस मिक्सिंग ऑफ कोल्ड टेम्परेचर एम्बिएंट एयर विद द वार्म एयर इनसाइड एयर कूल्स द ग्रीन हाउस इन द विंटर. अगर हम अच्छे से मिक्स कर दें गर्म हवा और ठंडी हवा को तो इसी को हम एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं. तो टू एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम कॉमनली एम्प्लॉयड आर कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग एंड हॉरिजॉन्टल एयर फैन कूलिंग. तो दो टाइप से हम एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम कर सकते हैं. कैसे, कौन कौन सा है वो, एक तो कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग एंड हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कूलिंग. अब देखते हैं कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग सिस्टम क्या होता है. ये दिख रहा है आपको कन्वेक्टिव, ये फैन एंड पैड टाइप एक्टिव समर कूलिंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग. इसमें क्या होता है, इन जनरल कंपोनेंट्स ऑफ कन्वेक्शन ट्यूब आर द lowered air inlet, a polythene convection tube with air distribution holes, a pressurized fan to direct air into the tube under pressure, and an exhaust fan to create vacuum. When the air temperature inside the greenhouse exceeds the set point, the exhaust fan start functioning, thus create vacuum inside the greenhouse. The lower of the inlet in the gable is then opened through which cold air enters due to the
vacuum. The pressurizing fan at the end of the clear polythene convective tube operates to pick up the cool air entering the blowers. क्या होता है, इसको इतना सारा पढ़ने के बजाय हम लोग ये फंडा देख लेते हैं। क्या होता है कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग में? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कितनी मेथड से होता है? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। तो हम यहाँ कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग पढ़ रहे हैं। एक ट्यूब होती है, उसमें लोवर्ड बना होता है, एक एंड पे सक्शन ट्यूब होती है पूरी की पूरी। तो क्या करता है, ग्रीन हाउस के एक एंड से एयर को सक करता है। सक कैसे होगी? जब अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एयर सक करता है। ठीक है, एयर सक करता है कब? विंटर में। तो बाहर की हवा क्या होती है? ठंडी होती है, तो वो सक करती है। तो अंदर जो होता है वो गर्म हवा के साथ उसको फिर हम मिक्स करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो ठंडी हवा होती है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? वो वेट मतलब जो भारी होती है वो, तो उसके नीचे बैठने की टेंडेंसी होती है। और जो गर्म एयर होती है वो क्या होती है? ऊपर उठती है वो। तो हम इसको क्या करते हैं, इस ट्यूब कन्वेक्टिव ट्यूब के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, हम उसकी मिक्सिंग करते हैं वार्म एयर के साथ में। इसमें फिगर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कूलिंग। हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कूलिंग मतलब ये इस टाइप से फैन लगे हुए होते हैं, दिख रहे हैं फैन? ये फैन लगे हुए, ये फैन लगा हुआ, ये फैन लगा हुआ, ये फैन लगा हुआ। तो क्या होता है, जब एक तरफ से ये जो एयर यहाँ से, तो ये जो फैन है यहाँ से गर्म हवा को यहाँ से ये गर्म हवा एंटर हो रही है, और इसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये कूल एयर यहाँ से एंटर हुई, फिर ये नीचे आई यहाँ से, फिर इस फैन के कारण ये इस डायरेक्शन में चली। तो क्या होगा, पूरा ओवरऑल मिक्सिंग हो जाएगी एयर की, वार्म एयर और कूल एयर दोनों मिक्स हो जाएगी। ये यहाँ से भी ऐसी प्रोसेस होगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे भी देखो, ये ट्रिपल लेयर में यहाँ पे फैन लगा हुआ है। एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर। तो यहाँ से ये जो एयर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, ये एयर फ्लो हुई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से ये एयर यहाँ आई, फिर यहाँ से फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ से ये नीचे आई। तो इसी तरह से हम कुल मिला के हमको वार्म एयर और कूल एयर दोनों की क्या करना है, मिक्सिंग करना है। ठीक है, हमारा इसका जो एम है, इसका जो फंडा है किसका, कन्वेक्शन का। कन्वेक्टिव मतलब क्या होता है, जब वाटर हम गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है वो वाटर। जब हम उसको वाटर बॉयल होता है तो क्या होता है, कन्वेक्टिव प्रोसेस होती है। गर्म जो सबसे नीचे की लेयर सबसे पहले हीटअप होती है, फिर वो कहाँ जाती है, टॉप पे चली जाती है, फिर उसके नीचे की लेयर नीचे आ जाती है, फिर वो गर्म होती है, फिर वो टॉप पे चली जाती है। यही कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो वही कन्वेक्शन प्रोसेस पे ही बेस्ड होता है ये कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग। एक्टिव इंटरकूलिंग सिस्टम जो है दो प्रकार का है, कन्वेक्टिव ट्यूब कूलिंग और हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कूलिंग। हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो कूलिंग तो समझ में आ गया, एयर को फ्लो करवाते हैं हम फैन से, ये फैन लगे हुए हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस वेंटिलेशन। ग्रीन हाउस वेंटिलेशन क्या होता है? Ventilation is the process of allowing the fresh air to enter into the enclosed area by driving out the air with undesirable properties। मतलब वेंटिलेशन सिंपल होता है, जो हमारे घरों पे होता है ना, उस टाइप का वेंटिलेशन होता है ग्रीन हाउस में। ठीक है, जो वेंटिलेटर होते हैं ग्रीन हाउस में, उस टाइप का वेंटिलेटर होता है। कुछ नेचुरल होता है और कुछ फोर्स्ड वेंटिलेशन होता है, मतलब मैकेनिकल के थ्रू, मतलब मैकेनिकल फोर्स के थ्रू हम अंदर की जो वार्म एयर है जो ऊपर उठ रही है उसको वेंटिलेशन से हम आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं ग्रीन हाउस। तो जिससे हमारा ग्रीन हाउस क्या होता है, कूल बना हुआ होता है, या फिर जो टेम्परेचर
है वो एक इंजरी लेवल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है। दूसरा नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन में आप देख रहे हैं आप नेचुरल वेंटिलेशन, ये जो फिगर देख रहे हैं आप नेचुरल वेंटिलेशन का। ठीक, यहाँ से देखो हमने जो रूफ है ग्रीन हाउस की, जो क्या है ये रूफ है, इसको ओपन रखा हुआ है ताकि जो वार्म एयर है जो ऊपर उठ रही है वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है। वेंटिलेटर वार्म एयर, ये देखो ये वेंटिलेटर वार्म एयर इनटेक ऑन फ्रंट वॉल, यहाँ से रूफ वेंटिलेटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये देखो ये कूल एयर यहाँ से अंदर एंटर कर रही है, कूल एयर यहाँ से कूल एयर एंटर कर रही है। ये साइड वेंटिलेटर है। ठीक, यहाँ से भी कूल एयर एंटर कर रही है। अब जब कूल एयर दोनों तरफ से एंटर करेगी तो क्या होगा, कूल एयर की टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ बैठती है, और जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे जो गर्म हवा है वार्म एयर है वो क्या करेगी, उसको क्या करेगी यहाँ से भगाएगी, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे जाएगा, ऊपर उठेगी गर्म हवा और ये वेंटिलेशन से बाहर निकल जाएगी। इसी को हम नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम समझ में आ गया। रोल ऑफ साइड पैसिव वेंटिलेशन इन पॉली हाउस, ये नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम में पढ़ लिया हमने। अब रोल ऑफ साइड पैसिव वेंटिलेशन सिस्टम मतलब हम ये जो ग्रीन हाउस की एक वॉल है, ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीन हाउस, इसका एक वॉल को हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हम उसको क्या कर दें, ये रोल कर दें। देखिए रोल कर दिए हमने, इसको करें रोल, है ना, ये रोल कर दिए हैं हमने। और यहाँ पे ये बना हुआ होता है रोल करने का, ये इसको गोल घुमाते हैं तो पूरा ये वॉल है ये ऐसे रोल होने लग जाता है और यहाँ ऊपर आके ये टंग जाता है। तो यहाँ से हम नेचुरल क्या कर सकते हैं, इसको कूल कर सकते हैं। रोल ऑफ साइड पैसिव वेंटिलेशन कहते हैं इसको। ठीक है। अब ये देखो फैन एंड पैड टाइप एक्टिव समर कूलिंग, हमने ये देख ही चुका है पहले। ये फोर्स्ड वेंटिलेशन, अगर हम मैकेनिकल मीन्स से मतलब मैकेनिकल फोर्स के द्वारा अगर किसी ग्रीन हाउस को ठंडा कर रहे हैं तो उसको हम फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम मतलब कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस लगा हुआ है जिसके थ्रू हम जो वार्म एयर है उसको हम बाहर कर रहे हैं। इन फोर्स्ड और एक्टिव वेंटिलेशन मैकेनिकल डिवाइस सच एज फैन आर यूज्ड टू एक्सपेल द एयर जो वार्म एयर है उसको हम बाहर करने के लिए फैन लगा देते हैं या कोई भी मैकेनिकल डिवाइस लगा देते हैं। दिस टाइप ऑफ वेंटिलेशन कैन अचीव यूनिफॉर्म कूलिंग, और इस टाइप का जो वेंटिलेशन है वो यूनिफॉर्म कूलिंग करता है। these include समर फैन एंड पैड एंड फॉग कूलिंग सिस्टम, हमने देखा था इसी टाइप का होता है ये, एंड विंटर कन्वेक्शन ट्यूब एंड हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो सिस्टम। फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन लो प्रेशर मीडियम वॉल्यूम प्रोपेलर ब्लेड fan both directly connected and belt driven are used for greenhouse ventilation। तो ये सब मतलब कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में बताया। हमको तो सिर्फ इतना समझना है कि ये होता क्या है फोर्स्ड वेंटिलेशन सिस्टम। तो हमने 2 लाइन में समझ लिया कि यदि हम मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू जो अंदर की हॉट एयर है उसको एक्सपेल करेंगे तो हम उसी को हम फोर्स्ड वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है। ये क्या बोलता है, इवेपोरेटिव कूलिंग इज इन कॉम्बिनेशन विद द फैन इज कॉल्ड फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम। मैंने फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उससे इवेपोरेटिव कूलिंग क्या होती है ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था। फॉग कूलिंग सिस्टम क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है। अब आता है माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर, ये आप लोग देखना माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर मतलब माइक्रो प्रोसेसर
आजकल क्या हो गया, पूरा स्मार्ट वर्क होता है, हर काम एक बटन से हो जाता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं ग्रीन हाउस में। अगर हम एक बटन चालू कर दें तो इरिगेशन होने लग जाता है। तो आजकल क्या होता है, सभी काम फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है मतलब हम एक बटन चालू करें तो सारा काम हम बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे प्लांट को मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है या वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक एक सेंसर लगा हुआ होता है जो मॉइस्चर को क्या करता है, सेंस कर लेता है। और उस लेवल पर जब मॉइस्चर लेवल उस लेवल तक आता है या उस लेवल से कम होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो इरिगेशन की जो इक्विपमेंट है या नोजल है वो स्टार्ट हो जाते हैं और इरिगेशन चालू हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम से क्या कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर के सेंसर लगे हुए होते हैं, टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। उस पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उससे अगर कम होता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर हीटिंग डिवाइस ऑन हो जाएगा और वो टेम्परेचर लेवल उस लेवल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर उससे ज़्यादा लेवल तक जाने वाला ही होगा, तभी क्या होगा, वो सेंसर जो लगे हैं वो सेंस कर लेगा और उसको उस लेवल तक नहीं जाने देगा टेम्परेचर को। तो हमारे हीटिंग डिवाइस को क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। ऐसे ही क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसके भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसके वो भी सेंस करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं बहुत और डिसएडवांटेजेस भी हैं। द कंप्यूटर ऑलवेज नो what all systems are doing, and if programmed properly can coordinate these systems without overlap to provide the optimum environment. और एडवांटेज क्या हो सकते हैं, the computer can record the environmental data which can be displayed to show current conditions to stored and processed once to provide a history of the cropping period, and if desired it may also be displayed in table और ग्राफ फॉर्म। ग्राफ फॉर्म में भी हम पूरे इन्वायरमेंटल डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमको कितना मॉइस्चर लेवल रखना है या हमारे यहाँ कितना ह्यूमिडिटी चली गई है। एक नज़र में हम ग्राफ से देख सकते हैं सारा डाटा। हाई स्पीड कंप्यूटर विथ नेटवर्किंग फैसिलिटी कैन कंट्रोल सेवरल remotely located greenhouse by placing the computer in a central area, and the result can be monitored frequently by the management. बहुत दूर हमारा ग्रीन हाउस है, वहाँ हम घर बैठे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज हो गया विथ प्रॉपर प्रोग्रामिंग एंड सेंसिंग डिवाइस। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इसका कॉस्ट हाई हो जाएगी। रिक्वायर्स क्वालिफाइड ऑपरेटर जो हमारे लगे हैं सेमी स्किल वर्कर नहीं, या फिर स्किल्ड चाहिए हमको, है ना, क्वालिफाइड चाहिए, वेल क्वालिफाइड चाहिए उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। हाई मेंटेनेंस केयर एंड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस भी हमको हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, केयर की ज़रूरत होगी, है ना, अच्छे से उसका रख रखाव अच्छे से हो सके, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा हमको। नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल स्केल एंड सीजनल प्रोडक्शन। इकोनॉमिकल नहीं होगा ये, अगर हम छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उतनी लग रही है, सब कुछ उतनी लग रहा है, इंस्टॉलेशन का खर्च उतना ही आ रहा है। एक हमको स्किल्ड लेबर चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उसका खर्चा, ठीक है, तो ये छोटे स्केल पे फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।